तो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं कौन सा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड, जो भी था वो चैप्टर का। तो सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है तुम्हें, बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला भी याद रखना है, उसकी वेक्टर फॉर्म भी याद रखनी है। वेक्टर फॉर्म दो पाई टाइप की होती है इसकी, कि डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आइदर तुम ये याद रखो, साइन थीटा को भूल जाओ, डी एल क्रॉस आर कैप, क्या याद रखो, आर कैप, या फिर डी एल क्रॉस आर वेक्टर और नीचे भी आर स्क्वायर, आर की जगह आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब कर दो। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म पूछ ली गई है एक बारी, तो ध्यान रखना। फिर इससे बाद इसका एप्लीकेशन है कि एक फाइनाइट रॉड हो, फाइनाइट रॉड हो मतलब उसकी लेंथ फिक्स है, तो उस पर कौन सा उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये देखो, यहाँ से यहाँ पे ये दोनों साइड्स जितना एंगल बना रही होंगी इस पी पॉइंट पे, वो है अल्फ़ा और बीटा। तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, तो याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे कि ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, जो इतना सा पार्ट है, ये सेम रहेगा सब में। ठीक है, ये पार्ट सेम रहेगा सब में। कन्वर्ट क्या होगा कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ठीक है, कैसे ये देखो, जब इनफाइनाइट वायर ली मैंने, जब फाइनाइट वायर थी तब तो ये फॉर्मूला था, जब मैंने इनफाइनाइट वायर ली, इसकी भी लेंथ नहीं पता, इसकी भी लेंथ नहीं पता, तो जो एंगल होंगे ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पर, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनाएंगे, तो साइन 90 इज़ 1, साइन बीटा साइन अल्फा इज़ 90, एल 90 साइन 90 दोनों 1 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 1 + 1, 1 + 1 2 होता है, 2 से 2 कटेगा, फाइनल फार्मूला बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आइधर तुम ये याद रख लो या फिर इस तरीके से याद रखो, तुम्हारी मर्जी। अब एक कॉइल है, अगर कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वापस वही कॉइल का सरकमफेरेंस का पार्ट है ये आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 पाई आर था, तो आर से आर कैंसिल हुआ होगा। ठीक है, तो आगे वाला पार्ट सेम है, आगे वाला पार्ट सेम है केवल क्या चेंज हो रहा है, पीछे वाला पार्ट। ठीक है, या फिर डायरेक्ट सीधे ये याद कर लो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये एन कहाँ से आया, एन नंबर ऑफ टर्न है इस कॉइल पे, वैसे सिंगल टर्न है तो 1 हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा, लेकिन अगर टर्न है, काफ़ी टर्न है, तो एन भी आएगा। किससे निकालते हो उसको, राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल से थंब को किस तरफ ले जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाओगे, और सॉरी हाँ, करंट को थंब की तरफ ले जाओगे, जो ये पाम है, पाम जिस तरफ फेस करेगा वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्या होगा, अंदर की तरफ इनवर्ड्स, यहाँ पे आउटवर्ड्स। अपना राइट हैंड थंब रूल से लिखो जरा। ठीक है, पाम तुम्हारा जिस तरफ फेस करेगा उस तरफ ही वो मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, उसके बाद एम्पेयर सर्किटल लॉ है कि क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ in a free space is equals to mu naught times the net current threading through the area enclosed by the path। ठीक है, फिर हमने सोलोनॉइड पे फॉर्मूला लगाया, सोलोनॉइड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन आई का क्यों आता है फॉर्मूला, स्मॉल एन का मतलब क्या है, पर यूनिट टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला था कि अगर एक फोर्स लग रहा होगा किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर टोटल कितना फोर्स लगेगा, तो लगता है कितना का, बी आई एल साइन थीटा। ये आई किस, ये जो साइन थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, एल और बी, एल फॉर लेंथ का। ठीक है, लेट सपोज ये कंडक्टर, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है आउटवर्ड, और यहाँ पे एक मैग्नेट वो है, क्या है, लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ये डिपेंड करेगा इस पर कि बी कितना है, आई कितना है, एल कितना है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो मैक्सिमम होगा, और 0 डिग्री का एंगल होगा तो मिनिमम होगा।
ठीक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या था, ये चार्ज कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर था। ये क्या है, चार्ज। अगर कोई क्यू चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो कितना लगता है, क्यू वी बी। क्यू वी बी, ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, वी और बी के बीच में, उसके वेलोसिटी और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं कि फोर्स लगेगा किस तरह। ठीक है, हाँ। हमने बोला अगर V और B पैरेलल है, पैरेलल है मतलब उन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मिनिमम। परपेंडिकुलर है तो साइन 90 मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, और अगर थीटा एंगल है तो क्यू भी साइन थीटा हो। अच्छा, पाथ क्या फॉलो करेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो बताओ ये सर्कुलर पाथ कब फॉलो करेगा, तो बोलोगे जब V और B के बीच में एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे जब ये दोनों। ठीक है, अच्छा जी। V और B मैक्सिमम कब होगा, जब चार्ज फॉलो सर्कुलर पाथ करेगा, सर्कुलर पाथ इस तरीके का सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब इस पाथ जब सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो ये सेंट्रीपिटल पाथ है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उससे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उस पर, वही फोर्स इस नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा। ये किसके, ये दोनों क्या होते हैं, mv² इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है तो मैक्सिमम लिख दिया मैंने। तो इस पाथ की जो ये सर्कल बनाएगा उसकी रेडियस क्या होगी, mv/क्यू बी, mv/क्यू बी। ठीक है, इससे निकल जाएगा सीधे सीधे। कभी कभी सर्कल पूछ लेता है कि बताओ कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन टू follow circular path in a uniform magnetic field, also find the radius of that circle, और Q दे देगा, V दे देगा, B दे देगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देना, मास पता है तुम्हें, वो Q पता है तुम्हें इलेक्ट्रॉन का, V और B तुमको दे देगा वो। ठीक है, पर अगर थीटा एंगल है तो क्या करोगे, थीटा एंगल है तो वो क्या करेगा, एक हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, इस तरीके से गोल नहीं घूमेगा, इस गोल घूमने की जगह वो ऐसे हेलिकल पाथ, तो उस हेलिकल पाथ की रेडियस कितनी होगी, बस साइन थीटा ऐड हो जाएगा यहाँ, एम बी की जगह एम बी साइन थीटा हो। ठीक है, लास्ट, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, फोर्स लॉरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब लगता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स कब है, जब मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, तो ये क्या रखा है मैंने, क्यू ई प्लस क्यू वी बी। तो इसकी वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है कई बार, क्या करता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंस फोर्स, तो क्या हो जाएगी, क्यू ब्रैकेट ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक था कि भैया अगर दो करंट कैरिंग वायर्स हैं उनमें सेम करंट जा रहा है तो बताओ फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अगर अपोजिट करंट जा रहा है इनकी तरफ तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। और कितना फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगता है, μ0/4 पाई 2I1I2/r, आर उनके बीच के डिस्टेंस, I1 I2 उनके करंट कैरिंग चार्ज। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन है, जैसे ऐसा क्वेश्चन है कि ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये इसके साथ सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, इस पे करंट इस तरफ मूव कर रहा है। इस पॉइंट ओ पे क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। रेडियस दे दी, आई दे दिया, दोनों में आई जा रहा है, दोनों में आई ट्रैवल, बी एट सेंटर निकालो। तो क्या होगा, बी एट सेंटर किस किस के कारण लगेगा, एक तो इस सर्कल के कारण लगेगा और दूसरा इस स्ट्रेट वायर के कारण लगेगा। तो बी नेट क्या हो जाएगा, बी सर्कल प्लस बी वायर। बी सर्कल क्या होता है, किसी भी सर्कल मतलब कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना लगता है, μ0/2 पाई बी पाई। अच्छा, मेरे को अगर फॉर्मूले नॉर्मल अगर याद नहीं है तो 4 पाई I/r 2 पाई से, तो 2 पाई से कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, μ0/2 r। ठीक है, अच्छा, प्लस, अच्छा डायरेक्शन भी लिखनी होती है साथ में, तो जब भी ऐसा लिखो तो डायरेक्शन लिख लो कि लेट्स सपोज देखो सर्कल में पकड़ो, सर्कल में अपनी फिंगर्स को इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन करो, कोई भी फैक्टर पकड़ लो, लेट्स सपोज यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्कल,
टॉप ऑफ द सर्कल पे इलेक्ट्रिक जो आई है वो इस तरफ मूव कर रहा है। तो अपना पाम लगाओ राइट हैंड वहाँ पे, फिंगर जो थंब है वो उसको आई की डायरेक्शन में रखो, और पाम किस तरफ जा रहा है? इनवर्ट्स, इनवर्ट्स जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है। और अगर सर्कल के अंदर ऊपर इनवर्ट जा रहा होगा, ऊपर इनवर्ट जा रहा होगा, जब घुमा के पाम को नीचे से लेके आ रहे हो तो ये आउटवर्ड आ रहा होगा करंट, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी। अरे हाँ है ना बोलो। तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ सर्कल के कारण। तो यहाँ पे ऐसे डॉट बना देना, या फिर लिख सकते हो आउटवर्ड, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, वायर के कारण देखो, वायर के कारण वापस लगाना, थंब को वायर की तरफ लगाओ, पाम देखो किस तरफ फेस कर रहा है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है, अंदर मतलब इनवर्ड्स। और वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई, यही होता है, यही होता है। और ये क्या है? इनवर्ड्स। अब जब ये इनवर्ड्स है, ये आउटवर्ड्स है, तो माइनस होगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या लूँगा? म्यू नॉट अपॉन 2 आर आई कॉमन ले लिया, पहले वाले में 1 रह गया, माइनस 1 अपॉन, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? क्लोज जो भी है उसकी तरफ बोलेंगे। जो इनवर्ड है, आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की तरफ, सॉरी आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट। अब बोला उसने कि ऐसे दो सेमी सर्कल्स सर्कुलर लूप हैं जिनकी रेडियस r1 और r2 है, जो करंट कैरी कितना कर रहे हैं? I का। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट सी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन निकालनी। तो किसके कारण होगा? ये सर्कुलर लूप जैसे दिख रहे हैं, बट हाफ सर्कुलर लूप है। क्या है? हाफ सर्कुलर लूप है। तो पहला लूप 1 और इसका नाम लूप 2 रख लेता हूँ। तो पहला बी ड्यू टू 1, बी ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा? सबसे पहले सर्कुलर लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर, इतना ही होता है। और R1 है ये। अब ये एक बात बताओ, ये सर्कल पूरा है क्या? नहीं है ना, आधा है, तो हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया। अब डायरेक्शन देखो, यहाँ पे आ जाओ वापस, अपना थंब लगाओ, और तुम्हारा पाम किस तरफ फेस कर रहा है? तुम्हारा पाम इस सी पे कहाँ पे फेस कर रहा है? अपवर्ड फेस आ रहा है, पाम तुम्हारी तरफ दिख रहा है, तो इसका मतलब फोर्स आउटवर्ड होगा। फोर्स बोल रहा हूँ मैं, बी क्या होगा? आउटवर्ड्स होगा। बी ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला तो वही है, लेकिन बस आर का चेंज है, R2। अब यहाँ पे लगाना पाम जरा अपना, तो पाम किस तरफ आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ट। पाम देखना कि पाम किस तरफ है फेस हो रहा, रोल मत करना फिंगर्स को, पाम को देखना बस कि पाम किस तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, पाम अगर अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये इनवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड हो गया, तो बी नेट कितना हो जाएगा? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, कॉमन लेने वाली चीज़ है, कॉमन ले ली मैंने, 1/R1 माइनस 1/R2। और R1 R2 की वैल्यू दी रहती तो मेरा आंसर आ जाता। नेट डायरेक्शन क्या होगी? ये फर्स्ट वाली लूप क्लोज है, तो ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये लगाएगी, इसलिए आउटवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल। ठीक है। अच्छा, अब बोला उसने कि सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट आई हैज़ रेजिस्टेंस R एंड टर्न N, इफ़ ऑल थ्री आर डबल, सबको डबल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे क्या फ़र्क पड़े? तो करंट कैरिंग का वायर के कारण टोटल कितना करंट वो होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये होता है म्यू नॉट Ni/2 पाई आर, यही होता है, यही होता है। हाँ, तो 2 पाई पाई होता है, पाई नहीं होता, 2 आर। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर, ठीक है। तो उसने कहा मैंने एन को भी 2 कर दिया, आर को भी 2 कर दिया, और आई को भी 2 कर दिया, मतलब जितने थे वो पहले जितना था सब डबल कर, एन को भी डबल किया, आई को भी डबल किया, आर को भी डबल किया, 2 से 2 कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, न्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ओल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा। अच्छा, फिर बोलेगा अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ
मूव कर रहा है, ये है v, ठीक है। एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। व्हेन विल बी द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट अपॉन क्यू विल बी मैक्स, तो क्यू वी बी साइन थीटा वाली बात आ गई। तो v और b के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री मतलब साइन 90 होगा। b एक्स एक्सेस में है तो v एक्स एक्सेस में है तो b को क्या होना चाहिए, या तो y एक्सेस पे हो b या फिर z एक्सेस पे हो। तो तुम बोल सकते हो आइदर b कैन बी एट y एक्सेस और z एक्सेस, ठीक है। हाँ, बोला कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है एक्टिंग ऑन द वायर ड्यू टू द करंट कैरिंग द ऑफ द वायर। अभी इस वायर में इस तरफ जा रहा है, इस तरफ वायर में इस तरफ जा रहा है, तो दोनों क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि दोनों में अलग 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 डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो अगर दो करंट कैरिंग वायर है तो म्यू नॉट 4 पाई टू I1 I2 अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख देंगे 10⁻7 -7 जितना भी होती है, 2 × 20 × 75 अपॉन आर इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, मीटर में 10⁻², आंसर निकालना, आंसर निकल जाएगा। बोला इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, एक्सप्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो मैग्नेटिक फील्ड वापस वही करो, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, पाम किस तरफ फेस कर रहा है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। और ये इनफाइनाइट रॉड है, तो इनफाइनाइट रॉड का मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है। वापस यहाँ पे बी की डायरेक्शन बताओ, तो किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, किसी भी एक पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन जिस तरफ है वहाँ पे अपना अंगूठा रखो और पाम जिस तरफ फेस कर रहा है उस तरफ देखो। अब जहाँ जो पॉइंट पी है, अभी तुम्हारा पाम इस तरफ रख सकते हो, इस तरफ रख सकते हो, इस तरफ रख सकते हो, कहीं पे भी अपना आई को रखना, ठीक है। और पाम की तरफ, अपने पाम को देखना कि वो पाम किस तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे पाम कैसे आ रहा है, आउटवर्ड बाहर की तरफ दिख रहा है मुझे, पाम पाम, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया कि सॉरी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और टॉर्क वाला फॉर्मूला। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग ऑन अ लूप, करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी साइन थीटा, एन आई बी साइन थीटा। आई आई ए को मैं क्या कहता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट कहता हूँ, तो इसको क्या भी लिख सकता हूँ, एम बी साइन थीटा भी लिख सकता हूँ एम बी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम बोलते हैं जो टॉर्क होता है वही क्या होता है, डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्लेक्शन का ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए सी लगाया, सी के बाद क्या गया, सी टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है एन बी ए साइन थीटा, आई इज इक्वल्स टू आ गया सी फाई अपॉन एन बी ए साइन थीटा। अब सी एन ए बी क्या है, सी फॉर कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है ये, गैल्वेनोमीटर कोफिशिएंट है, एन है नंबर ऑफ कॉइल में कितने टर्न्स हैं, ए फॉर कॉइल का एरिया कितना है, और बी मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहा है वो। अच्छा, इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। अगर गैल्वेनोमीटर बन गया एक बारी तो ये सारी चीज़ें तो फिक्स हो गई, तो इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, तो आई डायरेक्टली किसके हो गया, फाई और साइन थीटा के, ठीक है। अब आई और साइन थीटा के इक्वल हो गया, तो मैंने बोला लेट सपोज साइन थीटा इज़ 1, क्योंकि मेरे को आई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है किसके, डिफ्लेक्शन के, तो थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा। अच्छा, इसी थीटा को 90 डिग्री होने को मैं कहता हूँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला मैंने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन आ सकता है कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों यूज़ करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यों यूज़ करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इससे यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन मिलता है। देखो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो गया इस वजह। नाउ इसके बाद क्या है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मतलब कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा अगर मैं करंट में एक स्मॉल चेंज करूँ। द चेंज इन करंट विल प्रोड्यूस हाउ मच डिफ्लेक्शन विल शोन बाय करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन सी फाइव, आई की वैल्यू डाली मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला आ गया
करंट सेंसिटिव इज इक्वल टू NAB अपॉन C। करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा करंट सेंसिटिव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या ही होती है कि वोल्टेज में जितना चेंज आएगा, कितना चेंज करूँ मैं कि डिफ्लेक्शन में मिला मुझे। तो V को लिखते हैं IR, वैल्यू रखी यहाँ पे। वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, N पे और R पे। बाकी NA B और C तो कांस्टेंट चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास आ सकता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए याद रखना, G को A में और G को V में। G को A में कन्वर्ट करते हैं P से और इसको करते हैं S से। तो गैप याद रखना, क्या रखना, गैप। गैप मतलब गैल्वेनोमीटर टू एमीटर करते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ के। क्या किया मैंने, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जिससे क्या होगा, अब देखो यहाँ I करंट आ रहा था, इधर IG करंट आ रहा था, ऊपर IG माइनस आई माइनस IG हो गया। मैंने यहाँ पे वो लगाया, एम्पेयर सर्किटल लॉ, सॉरी क्या था वो, फैराडे जो भी था वो वाला लॉ लगाया, यूज़ किया, ऐसे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं भी है याद तो वहाँ पे ही बना सकते हो इसको ईजिली। कैल्विनोमीटर को वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल सीरीज में जोड़ना होता है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। V इज इक्वल्स, ये I है, ये R है, वैल्यू निकाली R की, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या कह रहा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 59। इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 50 मिली एम्पेयर। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ एमीटर ऑफ रेंज 0 to 3 एम्प। तो उसने G दे दिया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है वो दे दिया। उसने बोला शंट रेजिस्टेंस निकालो, और उसने I भी दे दिया कि कितना करंट निकलना चाहिए, A निकलना चाहिए करंट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर वाले फॉर्मूले क्या होता है, ये होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये IG का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है, और I मेरे को कितना करंट चाहिए, ठीक है, कितना करंट वो रीड करे। तो मैंने ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व किया है, आंसर आया 1.1 कैरे। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इफ़ करंट सेंसिटिविटी को मैं इंक्रीज करूं बाय 25%, क्या करूं, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करूं 25%, और नंबर ऑफ कॉइल्स पहले की 24 थे, तो अब नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल कितना हो जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, यहीं पे कर लेते हैं उसको। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है N1ABC, ठीक है। उसने बोला मैं अगर क्या करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज करूँ, इस करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज करूँ, तो 25/100 हो गया, N2ABC, क्योंकि A B और C तो चेंज होंगे नहीं, तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल, AB से AB कैंसिल, तो N1/N2 क्या हो गया, 25/100, 25/100, सही है। अच्छा, मैंने 25% इंक्रीज किया ना, तो 125 हो जाएगा, हाँ वही कहूँ ना मैं। इधर ऐसे कर सकते हो, 125 इससे क्या आ जाएगा, 5 4, तो N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू 4/5। N1 कितना था, 25 था, 25 था, 24 था, 24 था, 24 इंटू 4/5, आंसर निकल जाएगा। और इधर तुम ऐसा कर सकते हो कि भैया करंट सेंसिटिविटी होती है, NABC, ठीक है। हमने बोला करंट सेंसिटिविटी पहले कितनी थी, x थी, और अब इंक्रीज करके मैंने क्या किया, 25% इंक्रीज कर दी, तो 125x हो गई, पहले 1x रही होगी, अब 125x हो गई, तो दोनों फॉर्मूले बनाए, 1x इज इक्वल्स टू हो गया N1ABC, और 125x हो गया N2ABC। ABC से ABC कैंसिल, अपॉन डिवाइड में किया, x से x कैंसिल, तो 1/125, 100/125 इज N1/N2। N1 की वैल्यू 24 थी, N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 24 इंटू 5/4,
अच्छा ऊपर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद कैलकुलेशन में, 125/100 मैंने कैलकुलेशन में ऊपर थोड़ा गड़बड़ कर दी, पर चलो कैलकुलेशन तुम देख लेना, ठीक है, बाकी नहीं होगा ऐसे ही। 6×5 = 30, तो N2 क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉइल कितना, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब वो लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, दे फीबली मैग्नेटाइज, मतलब बहुत कम होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज। पैरामैग्नेटिक, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। और फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड होते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, अट्रैक्टेड, और ये क्या होते हैं, हाईली अट्रैक्टेड हो जाते हैं। अब ये क्या है, मैग्नेटिक सेंसिटिविटी। मैग्नेटिक सेंसिटिविटी क्या होती है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जाई एम क्या हो गया, M/H। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के लिए कैसे चेंज होता है जाई, तो डायमैग्नेटिक के लिए बहुत स्मॉल और नेगेटिव वैल्यू होती है जाई की। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है, स्मॉल वैल्यू होती है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होती है। और फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत लार्ज वैल्यू होती है, क्या होती है, बहुत लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे फिगर भी आ सकते हैं तुम्हारे पास कि ये इनमें से बताओ कि ये कौन सा है। अगर बहुत ज़्यादा रेज अंदर से जा रही है ना, ये बीच में मटीरियल है, इस मटीरियल के बारे में पूछेगा कि ये मटीरियल कैसा मटीरियल, तो ये फेरो हो गया, थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो पैरा हो गया, और बहुत कम जा रही है तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक में भी क्या हो जाता है, जहाँ बीच वाला मटेरियल है वहाँ पे जो ये लिक्विड है, जो ये मटेरियल होगा लिक्विड फेज में ऐसा अप हो जाएगा, जहाँ पे पैरामैग्नेटिक है वहाँ पे बीच में डाउन हो जाएगा, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये भाई साहब क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी चेंज करते रहो भाई साहब पे फर्क नहीं पड़ता। ये होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ, जाइम क्या होता है इसका, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो हमने बोला जाइम क्या होता है, करंट वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है इसकी, नेगेटिव में होती है और इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, तो डाउनवर्ड ग्राफ है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्स ग्राफ है। और अगर फेरोमैग्नेटिक का है तो फेरोमैग्नेटिक के लिए बीच में एक टर्म आती है क्यूरी टेम्परेचर। ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद अबव विच फेरोमैग्नेटिक बिहेव करने लगते हैं पैरामैग्नेटिक की तरह। तो यहाँ तक तो ये फेरोमैग्नेटिक था, यहाँ पे बाद टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर आया, इसने मैग्नेटिक बिहेवियर किसका शो करने लग गया, ये करने लग गया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग गया। इसके बाद तुम्हारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए मेरे को नहीं लगता कि मेरे को वीडियो बनाने की ज़रूरत है, इसी में मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है। पहले पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फेराडेज के दोनों लॉ पता होने चाहिए, टू लॉ ऑफ फेराडे। फेराडे पहला था कि फ्लक्स चेंज होगा, पहला क्या था, डी/dt। दूसरा क्या था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगी, लेंज लॉ पे डिपेंड करेगी, जो करेगी क्या, अपोज करेगी किसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बीवीएल, पढ़ा था, बीवीएल पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्शन, क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन L क्या निकाला था हमने, N/phi/I निकाला था। L क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच ऑन चेंजिंग द करंट इन अ कॉइल एंड अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन दैट वेरी कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है कि अगर मैंने किसी कॉइल में करंट चेंज करा तो क्या हो जाएगा, एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और जो कि क्या करेगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने क्या करा था, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए पढ़ा था, सोलेनॉइड के लिए पढ़ा था कि
एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट एन टू अपॉन ए एल, ठीक है, एन टू अपॉन ए एल सोलोनॉइड के लिए पढ़ा था। उसके बाद हमने हाँ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन बोला, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जब एक कॉइल में अगर मैं करंट को चेंज करूँ तो दूसरी कॉइल में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसके लिए मैंने ई एम का फॉर्मूला क्या निकालता है, डेल्टा ई टू। सेकेंडरी कॉइल में जितना ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, चेंज इन फर्स्ट कॉइल में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है, या फिर ऐसे भी था एम इज इक्वल्स टू एन टू डी टू अपॉन आई, ऐसे भी था। ये दोनों फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, हमने बोला था एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, एक इंडक्टर में कितनी कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इसका तो डेरिवेशन भी किया था हमने, हाफ एल आई स्क्वायर, क्या किया था, एल आई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने म्यूचुअल इंडक्शन के लिए सोलो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कोएक्सियल सोलोनॉइड के लिए फॉर्मूला बनाया था। अब इतना सब कुछ है तो सब कुछ नहीं पूछ सकता है ना वो, है कि नहीं है, सब कुछ नहीं पूछ सकता है वो, कुछ चीज़ें उनको छोड़नी पड़ेंगी। तो मेरे को नहीं लगता इनके डेरिवेशन आएंगे, बज़ाहिर आगे वाले के डेरिवेशन ज़्यादा आएंगे। फिर वहाँ पे एडी करंट था कि एडी करंट से बचने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोड यूज़ करते हैं, डैम्पिंग यूज़ करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में यूज़ करते हैं उसको, क्या कर देते हैं हम, लेमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं सॉलिड कोर की जगह पे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं, उनके छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे, एक आधा फॉर्मूले होंगे इधर उधर के, उनसे मतलब ये जो क्वेश्चन जितने फॉर्मूले हैं इनसे क्वेश्चन बनेंगे, तो इजीली अपने PYQ से पढ़ के जाना और हो जाएंगे तुमसे वो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या था, AC। AC में क्या है, AC में सबसे पहले है ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और वोल्टेज है, तो IRMS या VRMS क्या होती है, जब बराबर नहीं होती है, ये होती है आई नॉट अपॉन रूट टू या फिर वी नॉट अपॉन रूट टू, यही होती है वैल्यू। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फेजर डायग्राम पढ़ा था। अब इतने सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पढ़ना अच्छे से, कौन सा वाला, LCR वाला। मैंने याद करवाया था कि VR और IBC में जाता है, नीचे VL जाता है, VL ऊपर जाता है और नीचे कैपेसिटर वाला जाता है, VC जाता है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने LCR सर्किट यहाँ पे बोला था कि यार ये वी है, ये थीटा एंड फाई एंगल बना रहा है। फिर हमने बहुत सारे फार्मूले, वो डेरिवेशन वाले उसमें देख लें, डेरिवेशन बहुत अच्छे से करा, ठीक है। अच्छा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर ट्रांसफार्मर वाला है कि ट्रांसफार्मर में ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP, या फिर हाँ यही होता है फॉर्मूला, और एक आई भी पढ़ेंगे तो IP अपॉन IS, ठीक है। इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आसानी और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है AC, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो पहली बुक का लास्ट चैप्टर EMI, उसमें यार देख लेना, कुछ भी बहुत सारा तो नहीं है उसमें इम्पॉर्टेंट, बट हाँ देख